हाय हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इंडिया शेल्टर फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं तो देखेंगे रिजल्ट कैसा है इस कंपनी का एंड आगे का क्या आउटलुक हम इस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस कंपनी को लास्ट क्वार्टर में हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये जो कंपनी है वो इस पूरे सेक्टर में अपने पीयर्स या अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है उनको बहुत सारे पैरामीटर्स में। प्लस उसके साथ में जो उसका स्टॉक है वो काफी लो पीवी पे, लो प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में एंड वहां पे एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। सो हमने देखा कि स्टॉक को थोड़ा बहुत री रेटिंग भी मिला मार्केट से एंड आगे के क्वार्टर्स में वो री रेटिंग कंटिन्यू रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस भी सस्टेन रहनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। सो इनका बिजनेस मॉडल वही सेम है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ये कंपनी आती है। स्मॉल टिकट साइज लोन देते हैं ये, 5 लाख 10 लाख से लेकर के 20-25 लाख तक के स्मॉल टिकट साइज लोन ऑफर करती है कंपनी। हमने ये देखा था कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले पिछले 10-15 साल का वो काफी स्ट्रांग रहा है। 2010 के आसपास ही ये कंपनी भी स्टार्ट हुई थी। जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में आप कंपनीज देखोगे मोस्टली वो कंपनीज 2010-2009 के आसपास ही स्टेब्लिश हुई हैं। एंड इस कंपनी का लास्ट 5-6 साल का अगर आप ग्रोथ देखोगे लोन बुक का तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास का लोन बुक का कैगर रहा है कंपनी का। एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है, आरओए का नंबर काफी अच्छा है एंड कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर भी देखोगे तो कंपनी का काफी सस्टेन रहता है। प्लस उसके ऊपर से जो सबसे अट्रैक्टिव चीज जो पर्सनली मुझे लगी इस कंपनी की वो इनका मैनेजमेंट लगा। बिकॉज इनका अगर आप जो बोर्ड का मेंबर देखोगे उसमें जो चेयरमैन है इनके वो जो ग्रू फाइनेंस कंपनी थी एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरी जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देती थी, उनके वो एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं। प्लस इनके जो मेन मैनेजमेंट है जो कंपनी का डे टू डे ऑपरेशन रन करते हैं, मिस्टर रुपिंदर सिंह जो कि इनके एमडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने चोलामंडलम फाइनेंस में ऑलमोस्ट 10-15 साल का काम किया है। देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड है, चाहे इनका क्रेडिट अंडरराइटिंग के हेड हो या आपका सेल्स के हेड हो या आपके आपके एसेट क्वालिटी को जो देखते हो, लोन ऑफिसर्स को जो मैनेज करते हो, उनको भी 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में। एंड वी ऑल नो पिछले 10-15 साल में बजाज फाइनेंस के बाद अगर कोई और एनबीएफसी है जिसने एक बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी अर्न करी है मार्केट से, सो वो चोलामंडलम फाइनेंस है। कंपनी इतने हाई बेस के ऊपर भी आज भी कंसिस्टेंटली 30-40% से ग्रो कर रही है। सो बहुत ही एफिशिएंट लेंडर है वो एंड ये देख करके डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसे बिजनेस के, ऐसी कंपनी के ऊपर। ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंस तो सबसे ज्यादा मेन है, मेन चीज तो आपको परफॉर्मेंस ही देखनी किसी भी कंपनी की, बट उसके पीछे अगर मैनेजमेंट इस तरीके का हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा इस तरीके का हो तो एक कॉन्फिडेंस बनता है उस कंपनी के ऊपर। सो इनका अगर हम मॉडल बाकी और डिस्कस करें तो इनकी जो प्रेजेंस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी आज के टाइम पे 15 स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर इनकी प्रेजेंस है। स्टार्टिंग में इनका राजस्थान, महाराष्ट्र इनमें काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। कुछ साल पहले तक राजस्थान में ऑलमोस्ट 41% लोन बुक आता था कंपनी का। आज के टाइम पे उसको कम करके कंपनी ने 31% कर दिया है। बिकॉज लास्ट 4-5 सालों में इन्होंने कर्नाटका में, गुजरात में, एमपी में, यूपी में, इन सारे स्टेट्स के अंदर अपना पेनिट्रेशन बढ़ाया है, बिजनेस को एक्सपैंड किया है और ये इनके टॉप 7-8 स्टेट्स के अंदर आते हैं एयूएम वाइज अगर हम देखें। प्लस मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ आनी है वो इन्हीं स्टेट्स में और ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करके आएगा। मतलब जैसे आधार को हमने डिस्कस किया था, उसकी भी मैनेजमेंट का भी सेम व्यू है कि इन स्टेट्स के अंदर और हम जो बाकी सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट करेंगे एंड वहां से इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगा। बिकॉज वी ऑल नो अंडर पेनिट्रेशन तो इस पूरे स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा है। मॉर्गेज टू जीडीपी अगर आप इंडिया के देखोगे तो आज भी 12-13% के आसपास है, जो कि बाकी डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम का अंडर पेनिट्रेशन है उसके अंदर। देन स्पेसिफिकली अगर हम आरबीआई का जो डेटा अभी लेटेस्ट आया है उसमें अगर हम देखें तो हाउसिंग का जो गैप है वो बहुत बड़ा है एंड इसको आप अगर वैल्यू टर्म में देखोगे तो ऑलमोस्ट 174 ट्रिलियन की डिमांड है हाउसिंग सेक्टर के अंदर। सो अगर हम पूरा बैंकिंग सेक्टर को ही देखें जिसमें प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक दोनों आते हैं, पूरा बैंकिंग सेक्टर का अगर आप लोन बुक का साइज देखोगे तो हार्डली 2 लाख करोड़ के आसपास है। 200 लाख करोड़ से भी कम है आज के टाइम पे, जिसमें आपका पर्सनल लोन आता है, कार लोन आता है, ट्रैक्टर लोन आता है, आपका क्रेडिट कार्ड आता है, आपका एमएसएमई लोन आता है, बिजनेस लोन आता है, कॉर्पोरेट लोन आता है। सो इन सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को अगर आप इंक्लूड कर दोगे प्राइवेट बैंक्स के प्लस पीएसयू बैंक्स के, तब भी आपका जो टोटल लोन बुक का साइज हो रहा है आज के टाइम पे वो हार्डली 200 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। बट स्पेसिफिकली सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्रेडिट का डिमांड है वो ऑलमोस्ट 174 लाख करोड़ का है।
तो इससे आपको स्कोप समझ में आता है कि कितना बड़ा स्कोप है इस पूरे स्पेस के अंदर। एंड ये जितनी भी कंपनीज हैं, आवास, होम फर्स्ट, एप्टस या आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस, इनका साइज बहुत छोटा है। इन सारी कंपनीज का भी एयूएम मिला दोगे अगर आप, तो हार्डली 1 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक टच करती है ये कंपनी। तो इनके पास जो स्कोप है मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो बहुत बड़ा है। तो ग्रोथ में तो कोई कोई मतलब डाउट नहीं है कि ग्रोथ पोटेंशियल हर एक कंपनी के पास काफी स्ट्रांग है आने वाले कई सालों के लिए। सो इंडिया शेल्टर का अब नंबर्स देखते हैं कि इनके नंबर्स कैसे आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो इनका अगर आप ये रिजल्ट देखोगे, सो अगेन लोन बुक के अंदर बहुत सॉलिड ग्रोथ है कंपनी की। 37% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है लोन एयूएम के अंदर। एंड इसको अभी तक हमने जितनी भी कंपनीज डिस्कस करी है, होम फर्स्ट, आधार, उन सबसे बेटर है। इनफैक्ट आवास, एप्टस के भी नंबर्स अगर आप देखोगे उनसे भी बेटर नंबर, ग्रोथ नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। होम फर्स्ट का हमने डिस्कस किया था, 35% का लोन बुक का ग्रोथ था। इंडिया शेल्टर ने उसको फिर से फर्स्ट क्वार्टर में आउट परफॉर्म किया है एंड 37% का ग्रोथ नंबर रिपोर्ट किया है। दूसरी चीज, अगर आप इनका स्प्रेड देखोगे तो ये भी मेंटेन है, 6.1% का स्प्रेड है कंपनी का। अब ये स्प्रेड अगर हम होम फर्स्ट से या आवास से कम करेंगे, कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है। वो क्यों है? बिकॉज इनका जो ईल्ड है, जो ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को, वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। 14.8% का ईल्ड है इस कंपनी का। सो इंडिया शेल्टर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा लोन देता है। इनका 72% जो लोन बुक है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल से आता है। वीजा वीज अगर आप कंपेयर करोगे होम फर्स्ट या आवास, तो वो सैलरीड कस्टमर्स को ज्यादा लोन देते हैं। अब वैसे अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो टीयर 3 में कोई कंपनी लोन दे एंड उसमें भी वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को अगर ज्यादा लोन दे, तो वो थोड़ा सा रिस्की लगेगा, बिकॉज उनकी अर्निंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, उस पर क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन अगेन बिजनेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। मतलब यहाँ हम कोई सेट फॉर्मूला फॉलो नहीं कर सकते कि अगर आपने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लोन दिया तो इसका मतलब ये रिस्की है, आपका एनपीए बढ़ेगा एंड ऐसे बिजनेस को, ऐसे स्टॉक को हमको इग्नोर करना है। नहीं, यहाँ पे आपको एंड रिजल्ट देखना है कि कंपनी बेशक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लोन दे रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अगर आप इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए का नंबर देखोगे पिछले कई सालों का, तो इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए हार्डली 1.5%, 2% भी टच हुआ है। सो इससे हमको क्या पता चलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लोन देने के बाद भी इंडिया शेल्टर का जो क्रेडिट अंडर राइटिंग है या कलेक्शन का जो प्रोसेस है इनका, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनका ग्रॉस एनपीए नंबर नहीं बढ़ता है। कंपनी टाइमली रीपे कर लेती है, रिकलेक्ट कर लेती है अपने अपने बोरोवर से, और एंड डिफॉल्ट रेट या फिर डेलिक्वेंसी जो है वो बहुत कम रहती है इस कंपनी को। तो हमको ये इंडिविजुअल देखना है हर एक प्लेयर का, ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं रखना है, वरना उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि आप बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। जैसे अगर आप लास्ट 3-4 साल में देखो तो लोगों ने सबसे बड़ा जो पैसा जो लूज किया मार्केट में, वो किस थ्योरी के ऊपर किया कि एचडीएफसी और कोटक बैंक सबसे सेफ है। क्यों? बिकॉज वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं एंड वो ऐसे टाइम पे कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लोन दे रहे हैं एंड रिटेल को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। एंड आईसीआईसीआई एक्सिस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही हमेशा से खराब रहा है और वो फिर से रिटेल लोन में जा रहे हैं, तो उनका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बट अगर आप एंड रिजल्ट देखो तो उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडस इंड, इन तीनों लेंडर्स ने एचडीएफसी एंड कोटक जैसे लेंडर को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है पिछले 4-5 सालों में। बिकॉज वी ऑल नो कि एचडीएफसी कोटक ने कॉर्पोरेट बुक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया, एमएसएमई बुक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया एंड रिटेल को थोड़ा सा कम ग्रो किया। विजा विज आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडस इंड, इनका रिटेल में बहुत जबरदस्त ग्रोथ रहा, इनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी रही एंड इनका एनपीए का नंबर या इनका प्रॉफिट का नंबर बहुत बड़े रेट से ग्रो हुआ पिछले 3-4 सालों के अंदर। मार्केट ने भी इनके स्टॉक्स को रिवॉर्ड किया एंड एचडीएफसी कोटक के स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इनका ऑल टाइम अभी लोएस्ट वैल्यूएशन मार्केट के अंदर चल रहा है। सो इससे सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि आपको अपने माइंड को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है मार्केट में। जो बिजनेस जैसा परफॉर्म कर रहा है एंड उसका जैसा रिजल्ट आ रहा है, हमको उसके बेसिस पे सोचना है। कोई पास्ट की कोई थ्योरी लेकर के नहीं चलना है कि ऐसा ही करना चाहिए या वैसा ही करना चाहिए। सो वही पॉइंट है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लोन देकर भी ये कंपनी का ग्रॉस एनपीए काफी अच्छे लेवल पे ये कंपनी मेंटेन कर पाती है। देन आरओए का नंबर अगर आप देखोगे तो 5.6% का आरओए का नंबर है इंडिया शेल्टर का। हमने आधार का आई थिंक डिस्कस किया था कल ही कि उसका आरओए का नंबर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, लेकिन इंडिया शेल्टर ने इस क्वार्टर में उसको भी आउट परफॉर्म कर दिया। लास्ट क्वार्टर में इनका 4-4.5% का आरओए था, इस क्वार्टर में 5.5% से भी ज्यादा का आरओए का नंबर है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज इनका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत सॉलिड रहा है। तो अगर आप पैट ग्रोथ देखोगे इस कंपनी का, सो ऑलमोस्ट 77% से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस
एंड इतना सॉलिड ग्रोथ मिला है कंपनी को क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। सो ऑपरेटिंग लेवरेज कहां से मिला है? आपका ग्रॉस एनपीए तो थोड़ा सा बड़ा है लास्ट क्वार्टर से, अगर आप कंपेयर करोगे 1% का ग्रॉस एनपीए 1.1% है, 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। लेकिन इनकी कॉस्ट जो है वो काफी अच्छे लेवल से कंपनी मेंटेन कर रही है, प्लस इनका जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो ये पैसा उठा रही है मार्केट पे, वो भी स्टेबल है एंड यील्ड इन्होंने अच्छे खासे लेवल पे रखी है। तो उसका एक एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को, जो हमको इनके पैट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 77% से कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है एंड उसका उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है वो आपको आरओए और आरओई के नंबर पे दिखता है। इस कंपनी का आरओई लास्ट क्वार्टर में इंप्रूव होकर के 14% पे था एंड इस क्वार्टर में वो और ज्यादा इंप्रूव हुआ है, 14.3% पे आया है। सो अगर इस कंपनी का ये आरओई इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहता है आने वाले क्वार्टर्स में भी, तब तो डेफिनेटली एक बहुत सॉलिड री रेटिंग हम इस बिजनेस से, इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। देन क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी अगर आप देखोगे तो काफी ठीक है, 0.4% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है। देन इनका थोड़ा बहुत ये डेटा देख सकते हो आप, 39% की ग्रोथ रही है कंपनी की। एंड ये इनका जो हम बात कर रहे थे इनकी मैनेजमेंट की, सो ये मिस्टर सुधीन चौकसी हैं जिन्होंने ग्रू फाइनेंस को काफी सालों तक रन किया है एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा था उस कंपनी का, जिसको आई थिंक बंधन बैंक ने बाद में एक्वायर करा। ये इनके मेन मैनेजमेंट है, सबको काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। एंड इसके अलावा इनका अगर आप ये पेनेट्रेशन देखोगे पूरे सेक्टर का, पूरे इंडस्ट्री का, तो काफी डीप अंडर पेनेट्रेशन है एंड इसीलिए ये इंडिया शेल्टर, एप्टस, आवास, इनके पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है आने वाले सालों के लिए। देन एनपीए का अगर आप ये डेटा देखोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कंसर्न ये दिखेगा कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए तो बढ़ा है, ठीक है, 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन साथ में ये जो डीपीडी का नंबर है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक या दो ईएमआई मिस करी है, वो नंबर भी काफी शार्पली बढ़ गया इनका लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड उसकी वजह से कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखो आप कितना ज्यादा ड्रॉप हुआ है, 101% से कलेक्शन एफिशिएंसी इस कंपनी का 98% पे आ गया है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली वो हमको पता है, जो फर्स्ट क्वार्टर में जो दो बड़े इवेंट्स थे, हीट वेव और आपका जनरल इलेक्शंस, जिसने बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट किया, इंपैक्ट किया। सो प्रोबेबली वो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा बढ़ गया है। बट कुछ अगेन इसमें भी कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं लगता है, माइनस था 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है एंड 100% लोन इस कंपनी का सिक्योर्ड है, तो बहुत सीरियस कोई कंसर्न है नहीं। बाकी कॉन कॉल में आगे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है इसके ऊपर। देन कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप देखोगे तो उनका स्टेबल है। लास्ट पिछले एक साल में हार्डली 1 बेसिस पॉइंट से इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है, लेकिन अगर आप इनका यील्ड देखोगे तो यील्ड इस कंपनी ने 2 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया अपना पिछले एक साल के अंदर। सो वही पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट से जो ये पैसा उठा रही है कंपनी, उसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन जिस रेट पे ये पैसा आगे अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं उसमें कंपनी ने इंक्रीज किया है, तो वहां से डेफिनेटली आपका मार्जिन एक्सपैंड होगा और आपका इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाता है, तो उसी से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है बिकॉज कॉस्ट को भी काफी अच्छे से मेंटेन कर रही है कंपनी। देन ये वाला स्लाइड देखना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप इनका ब्रांच विंटेज देखोगे तो इनके लास्ट कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने इसी चीज को बोला था कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एक सबसे बड़ा मैट्रिक होने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में एंड फाइनेंशियल ईयर्स में हमारे बिजनेस के लिए। बिकॉज इनके अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस देखोगे, टोटल तो 236 ब्रांचेस हैं, जिसमें से अभी भी अराउंड 113 ब्रांचेस ऐसे हैं जो 3 साल या उससे भी कम के टाइम के हैं, और ब्रांच मेच्योर होने में, ब्रेक इवन होने में टाइम लगता है, उसी के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये डेटा अगर आप देखोगे तो 123 ब्रांचेस इनके ऐसे हैं जो 3 साल से भी ज्यादा पुराने हैं एंड उनमें पर एयूएम कितना पर ब्रांच कितना एयूएम मैनेज करती है कंपनी, 41 करोड़ के आसपास। सो कंपनी का बोलना ये था लास्ट कॉन कॉल में कि जैसे जैसे ये ब्रांचेस पुराने होते जाएंगे, जैसे 1 साल वाला जो है वो 3 साल की कैटेगरी में आएगा और 1 से 3 साल वाले उससे नीचे की कैटेगरी में आएंगे, तो हमारा ये वाला नंबर बढ़ेगा। मतलब जो ब्रांच आज हमारा 17 करोड़ मैनेज कर रहा है वो कुछ टाइम बाद जाके 41 करोड़ मैनेज करेगा एंड जो ब्रांच हमारा 5 करोड़ मैनेज कर रहा है वो कुछ टाइम बाद जाके 17 करोड़ मैनेज करेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब इवन दो आप अपना फ्रेश ब्रांचेस इतनी तेजी से नहीं ओपन करोगे, लेकिन उसके बाद भी आपके एग्जिस्टिंग ब्रांचेस में क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वहां से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। सो ये एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर।
देन इनका ये कस्टमर डेमोग्राफिक है, वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि 72% ये सैलरीड को लोन देते हैं, और सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन देते हैं, 28% सैलरीड को लोन देते हैं। ये टिकट साइज आप देख सकते हो। टीयर 3 सबसे बड़ा मार्केट है इस कंपनी का, 50% लोन इस कंपनी का टीयर 3 मार्केट्स के अंदर ही जाता है, एंड वहीं पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम और ज्यादा डीपली पेनेट्रेट करेंगे। तो लोन टू वैल्यू भी कम है इनका, 100% लोन बुक है, एवरेज टिकट साइज 10 लाख के आसपास है। तो रिजल्ट वाइज अगर आप ओवरऑल देखो तो काफी अच्छा रिजल्ट है, फिर से ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, पैड ग्रोथ भी इस फाइनेंशियल इस क्वार्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज ने रिजल्ट रिपोर्ट किया है अपना हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, उनमें से सबसे बेस्ट पैड ग्रोथ आया है कंपनी को, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन उसमें भी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं लगता है, सिक्योर्ड लोन है, एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस कंपनी का मेंटेन है 40 बेसिस पॉइंट के आसपास, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव कर लेगी। एंड स्टॉक अभी भी अगर आप देखोगे तो अराउंड 3.3 3.4 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा गैप दिखता है। आवास या होम फर्स्ट ये ऑलमोस्ट 4 4.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हैं। हाँ, आधार को अगर आप देखोगे तो उसका प्राइस टू बुक कम है, 3.1 का प्राइस टू बुक है, बट आधार का जो लोन बुक का साइज है और इंडिया शेल्टर का जो लोन बुक का साइज है उसमें ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का डिफरेंट है, 3.5 गुना का डिफरेंस है। तो आधार के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े साइज पे वो 35-40% से आने वाले सालों तक अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रख पाए। वीजा वीज इंडिया शेल्टर के लिए वो चीज कर पाना काफी ज्यादा पॉसिबल है, बिकॉज का साइज छोटा है। प्लस दूसरा पॉइंट, कंपनी का आज का भी करंट का भी ग्रोथ अगर हम कंपेयर करें दोनों बिजनेसेस का, तो उसमें इंडिया शेल्टर बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है आधार को, एंड ऑपरेटिंग लिवरेज भी काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है इंडिया शेल्टर के लिए। सो हर एक प्लेयर से अगर हम कंपेयर करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर करंट लेवल्स पे टॉप प्लेयर लगता है इंडिया शेल्टर, देन उसके साथ में होम फर्स्ट एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं। बाकी के भी रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे, एंड इस कंपनी का भी जो कॉन कॉल होगा उसका भी एनालिसिस करेंगे। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।